करेंगे हम लिमिट्स में, फिर आज हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट्स ज़्यादा नहीं है, कॉन्टिन्यूटी करवाना है ऐसे। जिसका लिमिट्स क्लियर नहीं है, जिसको लिमिट्स में डाउट है, लिमिट्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसको जाके आप एक बार लिमिट्स के सेशंस देखिए, रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड है। ठीक है, 3 लेक्चर्स हैं उसके, तीनों लेक्चर्स देखो, तीनों लेक्चर की पीडीएफ भी डाल रखी है, पीडीएफ देखो, तब आपको कॉन्टिन्यूटी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं आपके सामने ये एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल मैं आपको आज शेयर कर दूंगा लिमिट्स का। आप लिमिट्स का मॉड्यूल ट्राई कर सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन जितने भी आप खुद उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट के 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि एक बार बेस क्लियर हो जाए, तो कॉन्टिन्यूटी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये लिमिट का एक क्वेश्चन है, देखो बच्चों, इसमें बोल रहा है फंक्शन दिया हुआ है आपको, पीस वाइज फंक्शन है। जब कभी इस तरीके का फंक्शन होता है तो सिंपल सी बात होती है, हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम दोनों निकालते हैं। ठीक है, तब हम बताते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ है, देन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन इक्वल्स, लिमिट्स पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बताएंगे इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको, अगर लिखना चाहो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, कैसे निकालोगे एफ ऑफ एक्स की, कैसे निकालोगे इधर, सिंपल सा है, कौन सा वाला भैया, एक्स टेंड्स टू 0 मतलब आपको वैल्यू जो लेनी है वो 0 से कम होनी चाहिए। तो एक्स टेंड्स टू लेस देन 0 कौन सा वाला है आपका, 4x, यहाँ पे 4 और x। अब सिंपल इसमें 0 रख दो तो आंसर 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे प्लस लगाया फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा लिखेंगे हम, यहाँ पे फंक्शन की जगह पे हम लिखेंगे, कौन सा लिखूं इस पे, ये वाला लिखूं, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 3x²। यहाँ पर भी आपका आंसर 0 आ गया। ठीक है, देन लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आपको बोल रहा है इफ फंक्शन दिस इज दिस, दिस इज दिस, एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। जब कभी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो आंसर क्या है इसका, 0। ठीक है, अब आओ ये वाला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट है बच्चों, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट में कई बच्चों के डाउट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला पार्ट क्या कहता है। आप में से किस किस को डाउट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो बहुत ईजी है, उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एक ही चीज बोलता है, क्या बोलता है कि अगर 0.9 है तो उसको 0 के पास फेंक दो, 1.2 है तो 1 के पास फेंक दो, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें उसे फेंकना होता है। बहुत इजी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है फ्रैक्शनल पार्ट में, बच्चों को फ्रैक्शनल पार्ट नहीं समझ में आता, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी समझाने जा रहा हूँ। और पहले मैं फ्रैक्शनल पार्ट भी बता देता, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसा होता है, ये क्लोज ब्रैकेट टाइप जैसा। अगर सपोज 1.2 बोल रहा है तो इसका आंसर 1 होता है। अगर यहाँ पे लिखा है 0.99 तो इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है तो 0 होगा। ठीक है, किसी ने लिखा 1.999, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया तो ये हो जाएगा 1। किसी ने बोला यहाँ पे 2.10001, तो इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखना आपको 2। क्लियर है, ये तो होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये जिफ GIF भी बोलते हैं, जैसे जिंट भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह नाम से ये कहीं आप कहीं देखो तो वीडियो वगैरह, तो ये आपको दोनों नाम से बोला जाता है इसको। दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट वाला पार्ट, ये बोल रहा है जैसे इस क्वेश्चन में, वेयर डैश, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कई बच्चों को पता ही नहीं होता फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को आप समझ लो। ये हम पढ़ते थे 11th में पढ़ाते थे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है इसमें। इसमें फंक्शन जो होता है उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, अगर मुझे फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ है तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। आप जरा इसको ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर दिया हुआ है 2.6, क्या दिया हुआ है 2.6, क्या दिया हुआ है 2.6, ये ग्रेटेस्ट, ये दिया हुआ है सॉरी मुझे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर,
ये फ्रैक्शनल पार्ट का साइन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 2.6 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कैसे लिखूंगा मैं, इसका आंसर कैसे लिखूंगा मैं, x कितना है यहाँ पर, x 2.6। जब यहाँ पर अंदर नेगेटिव में चीज आ जाती है ना तो प्रॉब्लम। अभी कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा 12.6 का, तो सीधा लिख देंगे 12.6 माइनस 12.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका आंसर आ जाएगा 12.6 माइनस 12 दैट इज 0.6। तो एक बात तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट से, कि फ्रैक्शनल पार्ट है अगर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 ऐड कर दूं, 20 ऐड कर दूं, 15 ऐड कर दूं, तो भी आंसर मेरा कुछ बदलेगा नहीं, तो भी आंसर मेरा कुछ बदलेगा नहीं। सिंपल मैं क्या लिख दूंगा 0.6 इसका आंसर। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.6। तो 12.6 का भी क्या आ रहा है देख लो, 0.6 ही आ रहा है। इसमें 11 ऐड करो, जब आप एडिशन करते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर नहीं बदलता, एक पॉइंट तो ये ध्यान रखो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दूसरा, अगर यही चीज माइनस में होती, यही चीज आपकी माइनस में होती तो क्या करते, तो माइनस वाला भी देख लो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस में कुछ आ जाए, -1.1 फ्रैक्शनल पार्ट, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है अगर कोई भी चीज आपको फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखी है तो उसे कैसे लिखोगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे x लिखा है कितना -1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.1, तो -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब है, 1.1 को अगर आप लंबा लाइन में देखो तो ये 1 होता है, ठीक है, मान लो ये 1 है आपका, 1.0 1.1 यहाँ पे आएगा। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 1.0 यहाँ पे है तो -1.1 कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा। -1.0 यहाँ पे है तो इसकी लेफ्ट में होगा। तो मैंने क्या बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हटाते हो तो हम कहाँ की तरफ मुड़ते हैं, लेफ्ट की तरफ। तो -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, माइनस, ये माइनस का साइन अभी बाहर ही रहेगा, -2। तो ये कितना हो गया, -1.1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 0.9, कितना है 0.9। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये। एक और देखो, सपोज आपको दिया हुआ है -2.4, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे -2.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.4। तो -2.4 अगर मैं लंबा लाइन पर बनाऊं तो इसके लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हटाते हैं तो लेफ्ट साइड वाला देखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे -3, ठीक है, क्या लिख देंगे -3, और ये कितना हो जाएगा -2.4, ये कितना हो गया -2.4 प्लस 3 यानी 0.6, कितना हो गया 0.6। क्लियर है, क्लियर है ये सबको। पॉजिटिव वाला भी बता दिया मैंने आपको, ये 11th में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको पता होना चाहिए, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, मैंने आपको फिर भी बता दिया, ठीक है, क्लियर है। तो अगर पॉजिटिव में कुछ दिया हुआ है तो डायरेक्ट, हाँ पूछो। सर एक बार फिर बता दीजिए, मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा फिर बता दूं,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 11th में आपने पढ़ा, क्या मतलब होता है? फटाफट ध्यान से देखो, इस पर फोकस नहीं करना क्योंकि हमें ज्यादातर 12.2 समथिंग लिखा हुआ है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 12.2 के लेफ्ट में क्या आता है? 12। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटाओगे, इसका आंसर लिख दोगे 12। ठीक है। अगर कोई बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ -1.2, तो 1.2 के लेफ्ट में क्या पड़ता है? नंबर लाइन पे जो -1 होता है, -1.2 होता है, इसके लेफ्ट में क्या पड़ता है? इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा? 2 आएगा, -2। इसका आंसर कितना हो गया? -2। अगर यहाँ पे दिया हुआ है मुझे 1.999, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में आप देखोगे, इसके लेफ्ट में क्या पड़ता है? 1 पड़ता है, तो 1 हो गया आंसर। मुझे दिया हुआ 0.000001, हम इसके लेफ्ट में देखेंगे, इसके लेफ्ट में सबसे पहले इंटीजर कौन सा पड़ता है? 2 पड़ता है। मुझे दिया हुआ 3.765, तो इसके लेफ्ट में क्या पड़ता है? 3 पड़ता है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है? फंक्शन को कैसे लिखते हैं हम? अगर कोई चीज मुझे फ्रैक्शन पार्ट में दी हुई है, कैसे लिखेंगे? एक्स दिया हुआ है तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरीके से हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। तो इसमें अगर पॉजिटिव वाला दिया हुआ है, सपोज -2.7 दिया हुआ है पॉजिटिव में, ग्रेट, ये आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट बता रहा हूँ। इफ इस तरीके का जो होता है ना, ये कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट देखोगे तो इसका, तो ये क्या हो गया? 2.7 का, तो इसको कैसे लिखोगे? इस फॉर्मेट में लिखो, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.7। तो 2 पॉइंट, ये तो सिंपल है, 2 का 2 ही रहेगा। 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इसके लेफ्ट में गए हम, तो कितना आ गया? सॉरी, ये 2.7 होना था, ये एज इट इज उतरता है ना यहाँ पे। 2.7 का ये आ गया -2, यानी 0.7। ठीक है, नेगेटिव वाला बता रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर नेगेटिव में सपोज यहाँ पे दिया हुआ -2.1, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले लिखेंगे हम एक्स, एक्स क्या है? ये अंदर ब्रैकेट वाला एक्स होगा, -2.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1। तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा भाई? नंबर लाइन में तो -2.1 यहाँ होता है, इसके लेफ्ट में क्या आएगा? -3 आएगा। तो ये कितना हो गया? -2.1 माइनस, ये अंदर इसको खोलोगे तो ये क्या आएगा? -3। ये कितना हो गया? -2.1 + 3, यानी 0.9। आप सिंपल सिंपल यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो, -0.1 लिखा है, 0.1 है। अगर यहाँ पर आपको नेगेटिव में कुछ दिख रहा है, जैसे -3.2, तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो सिंपल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे 0.8 लिख दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2.6, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिख दोगे? 0.6। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना बस। अब इसको ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? बोल रहा है लिमिट फाइंड करो x टेंड्स टू 2, जहां पर ये क्या दिया हुआ है आपको? x/2। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें हमसे पूछ रहा है लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, क्या होगा? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब कभी भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो, कैसे क्वेश्चन दिए हो? जिसमें सर मॉड हो, जिसमें आपका करली ब्रैकेट हो यानी फ्रैक्शनल पार्ट हो, या जिसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो इन तरीके के क्वेश्चन में हमें दोनों निकालनी पड़ेगी, LHL और RHL। ये लिमिट की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें हम दोनों चीजें निकालेंगे। तो अगर इसमें अगर हम दोनों चीजें निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम सीधा? फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन x। x में क्या डालोगे अब आप? x में क्या डालोगे? क्या डालते थे हम, बताओ? फंक्शन क्या लिखूं? माइनस। फंक्शन तो अभी यही लिखेंगे। अभी इसमें देखो, पहले तो ये फंक्शन f(x) लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या लिखेंगे? अब 0। x की जगह पे क्या लिखेंगे? वेरी गुड, x की जगह पे अब हम लिखेंगे, क्या लिखते थे हम? 0 - h। यस, यस और नो? बट यहाँ पे 0 - h लिखूंगा या मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है तो क्या लिखूं अंदर? 2 - h। 2 - h। 2 -
2 माइनस एच, तो क्या आएगा 2 माइनस एच करोगे तो सर 2 माइनस एच अपॉन में 2, यही है आंसर। क्या आया 1 माइनस एच बाई 2। अब एक बात बताओ, 1 माइनस एच बाई 2 दिया हुआ है आपको, 1 माइनस एच बाई 2 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है अपने को कि किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। 1 माइनस एच बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ईमानदारी से सोचो क्या होगा 1 माइनस एच बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर कोई चीज अभी आपको पीछे बताया, अगर सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 2 माइनस 0.6, इसका क्या मतलब है, इसका अगर आपसे पूछो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, तो आप बोलोगे सर ये तो 1.4 हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ इसका 1 4 हो गया, 1 हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 1 हुआ, वेरी गुड। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका, फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 0.4, यस और नो 0.4 होगा, 1.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.4, यही होगा। तो 1 माइनस एच बाई 2 का क्या होगा, 1 माइनस एच बाई 2, 1 माइनस एच बाई 2 अगर आप रखोगे तो ऑलमोस्ट क्या आएगा आपका, बताओ 1 माइनस एच बाई 2 रखोगे तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, सपोज 1 में से अगर मैं इसको भूल जाओ, ये तो समझाने के लिए था, 1 में से कुछ माइनस कर रहे हो आप, 1 में से कुछ माइनस कर रहे हो, 0.2 माइनस कर रहे हो, ये कितना है 0.8, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ क्या होगा, सॉरी इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ क्या होगा 0.8 का, 0.8 सर, 0.8 होगा, ये सब। तो 1 माइनस एच बाई 2 का क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट है, एक मिनट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ क्या आएगा। अगर कोई चीज माइनस करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या, देखो मैंने प्लस का तो आप लोगों को बता दिया था, प्लस का क्या बताया था याद है कि 12 को 2.6 लिखूं, देखो दोबारा से समझ लो, कई बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आएगा, तो 2.6 लिखूं, ठीक है, और इसमें मैं कुछ चीज प्लस कर रहा हूँ, ये कितना हो गया 12.6, ठीक है। 12.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 12.6 माइनस 12 यानी 0.6, ठीक है। तो ये तो हो गया 12.6। तो सिंपल अगर अगर आप किसी चीज में प्लस कर रहे हो तो जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट होगा, वही 12.6। तो प्लस में कुछ नहीं होता, सेम रहता है। 2.6 का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना था 0.6, और 12.6 का भी 0.6 था, तो एडिशन में कुछ नहीं होता, सेम ही रहता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट था वही रहता है एडिशन में। तो अगर सबसे पहले एडिशन वाला आप समझो, यानी अगर मैं 2.6 बोलूं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 है, इसमें कुछ भी ऐड कर दूं, कुछ भी ऐड कर दूं मैं, सपोज 10 ऐड कर दूं, तो ये 12.6 बन गया, तो इसका भी क्या रहेगा 0.6 ही रहेगा। तो एडिशन करने पर कभी भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर पहले RHL देख लो आप, आपको LHL बाद में समझाऊंगा, LHL में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। RHL बताओ मुझे, RHL क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होगी सर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस h बाई 2 प्लस, 2 प्लस, सीधा लिख दूं 2 प्लस यस एच अपॉन में 2, यानी ये कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाल देते हैं, यानी ये कितना हो गया बताओ 1 प्लस एच बाई 2। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा। अब इसके साथ में कोई फ्रैक्शनल पार्ट है 1 के साथ में, आप मैंने क्या बोला था, जो इसका फ्रैक्शनल है ना, इसकी ये 1.0 है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया सीधा, 0 हुआ कि नहीं हुआ, इसका हो गया कि 0 हुआ कि नहीं हुआ, कैसे लिख रहे हो इसको, 1.0 तो है नहीं, 1.0 प्लस मैंने बोल, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 1.0 का
1 अगर कोई सीधा नंबर है और उसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा है तो क्या होगा बताओ? कोई पूछ रहा है 2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, यही कहता है। तो ये कितना होगा? 2 माइनस 2 तो 0 होता है। अब ध्यान से देखो, ये तो समझ में आ गया। अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है आपको तो उसका डायरेक्टली क्या बोल दोगे? 2 माइनस 2 0। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। अब इसी नंबर में अगर मैं कुछ प्लस कर रहा हूँ, सपोज मैं कुछ प्लस कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा? उसमें भी वो ही रहेगा जो इसका इंटीजर फंक्शन है। 2.1 में मैंने अभी आपको बताया, इसमें मैं कुछ प्लस कर दूं 2.1, तो 2.1 का भी सर 0.1 था फ्रैक्शनल पार्ट, और अगर आप इसमें 10 प्लस कर दो तो 12.1 का भी 0.1 ही रहेगा। तो एक बात बताओ, अभी मुझे h/2 तो नहीं पता मैं उसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, तो 2 का क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इसमें h/2 प्लस कर रहे हैं ना, 1 प्लस h/2। तो अभी तो हमने क्या बोला, प्लस में हम इसी के फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं। जैसे 2.1 था, इसमें अगर मैं 2 प्लस 10 कर दिया तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 था तो प्लस करने पे मैंने 0.1 लिख दिया। ठीक है, तो 1 प्लस h/2, तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 1 ही होता है। यस और नो? 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसके आगे का लिखा है 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी 1 नहीं होता, 0 होता है। कोई भी नंबर का अगर खुद का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। यस और नो? ये चीज क्लियर है? तो फ्रैक्शनल पार्ट वाला पार्ट ना आपको अलग से समझना पड़ेगा, इसमें टाइम जाता है, इसलिए मैं ये नहीं बताता। ये 11th में समझाते हैं बट आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ये, अभी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए 11th में होता है। ध्यान से अगर दोबारा समझ लो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट के अकॉर्डिंगली हम कोई भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट में दिया होता है तो उसे करली ब्रैकेट में दिया होता है, तो उसको कैसे लिखते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? पहले तो इसको समझो आप, यानी इसका मतलब कैसा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 2.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1, यानी ये कितना हो गया आपका? 2.1 माइनस 2, दैट इज 0.1। ये बात तो आप सबको अब क्लियर हो गई होगी, है ना? अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर कोई नंबर की मैं खाली बात कर रहा हूँ और उसका मैं पूछ रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो 0 होता है। कोई भी नंबर हो, खाली इंटीजर हो, तो खाली इंटीजर का क्या होता है आपका? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 3 होता है, तो ये 3 माइनस 3 0 हो गया। ठीक है, ये तो दो बातें हो गई। अब तीसरी बात समझो, अगर मुझे कुछ भी पता है नंबर, उसमें मैं एडिशन कर रहा हूँ तो मेरा वो फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होता है। सपोज 2.1 प्लस में 10 कर रहा हूँ, तो मैं किसकी बात करूंगा? मैं फ्रैक्शनल पॉइंट 2.1 का मुझे याद है 0.1 होता है, तो मैं सीधा आंसर क्या लिख दूंगा? 0.1। तो जब कभी हम बात करते हैं प्लस में तो हम आगे वाले का ही फ्रैक्शनल पार्ट देख लेते हैं। इसका मुझे पता है 0.1 है तो आंसर 2.1। किसी ने बोला मुझे भैया बताओ इसका 14.6 प्लस 10, 11 कर रहा है, बोल रहा है इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ क्या होगा। तो मुझे इसका फ्रैक्शनल पार्ट पता है 14.6 का, 14.6 का 0.6 होता है, तो मैं सीधा 0.6 लिख दूंगा। तो प्लस में हम ऐसा करते हैं, तो सपोज अगर प्लस में मुझे दिया हुआ है 3 प्लस 10, तो मैं किसका फ्रैक्शनल पार्ट देखूंगा? मैं फ्रैक्शनल पार्ट देखूंगा इसका 3 का, और 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चों? 0। इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा? 0, क्योंकि आप खुद देख लो ना, इन दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है? 13, और 13 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 13 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 13, दैट इज 0। तो हम पहले वाले का देखते हैं, हमेशा जब सम करोगे तो आप पहले वाले का फ्रैक्शनल पार्ट में याद रखना, जब सभी कभी सम करोगे तो पहले वाले का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लेना। अब आते हैं नेगेटिव वाले पे, ये चीजें इसलिए बेस 11th में बना देते हैं, अगर दोबारा समझोगे तो फिर दिक्कत आती है। अब देखो नेगेटिव में क्या होता है। नेगेटिव का सिनेरियो देखो, अगर कोई नंबर नेगेटिव में 1.2 है, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, तो इसको कैसे लिखोगे? 1.2 माइनस 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 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो होता है -2।
ये कितना हो गया -1.2 + 2 दैट इज 0.8। ठीक है, अब सपोज कोई अकेला माइनस में नंबर -1 है, तो एज पर दी कंडीशन, क्या बताई थी कंडीशन, ध्यान दो क्या बताया है इसका, x माइनस मो आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये चीज याद रखना, ये आपको नहीं भूलना है, कहीं पर भी दिक्कत हो ये चीज नहीं भूलनी है आपको। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो यहाँ पे रखो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखो। अगर खाली एक नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, -1। अब -1 के लेफ्ट में क्या आएगा, ये तो -1 ही रहेगा, तो ये हो गया -1 + 1 0। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, क्या क्लियर हो गई बताओ, कि अगर पॉजिटिव नंबर हो तो उसका भी नेगेटिव आता है, 0 आता है, और नेगेटिव नंबर हो इंटीजर में, इंटीजर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है। बट अब यहाँ पे प्लस में चीजें बदल जाएगी, प्लस या माइनस करने पे चीजें बदल जाएगी। देखो -1 मैंने बोला आप, ठीक है, अब अभी आपको जस्ट मैंने ये पीछे बताया था ना, कौन सा वाला बताया था देख लो उसको, पीछे मैंने आपको पॉजिटिव वाला बताया था ना, कि 2.1 में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो मेरा कुछ नहीं बदलेगा। जो 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट था 0.1, वो सीधा मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, सीधा 0.1 लिख दूंगा, ऐड करने पे उसी का लिख देते हैं। अब सब आप सोच रहे होगे सर अगर 2.1 पे ऐड करने पर कुछ भी ग्रेटेस्ट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट में सीधा 2.1 का ही 0.1 लिख दिया, माइनस करने पे क्या होगा, माइनस का भी सीख लो। 2.1 में अगर मैं माइनस कर दूं 1, माइनस करने पे क्या होता है, क्या इसका भी आंसर 0.1 लिख देते हैं, नहीं, क्या तब इसकी देखते हैं क्या नहीं देखते, क्या होता है ध्यान दें, -2.1 -1 का मतलब क्या है, 2.1 -1 का मतलब है 1.1, और 1.1 का क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट 1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1, दैट इज 1.1 माइनस 0.1, तो इसका भी 0.1 आ गया। ठीक है, इसका भी 0.1 आ गया। बट अगर यहाँ पे माइनस में आपका ये तो पॉजिटिव हो रहा था माइनस करके, अगर यहाँ पे ये होता 2.1 -3, अब तो चीजें बदल जाती, अब देखो अब ये बन क्या रहा है, ये अब आपका बन रहा है -0.9, यस और नो, -0.9, -0.9 का बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा -0.9 और -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -0.9 + 0, ये कितना हो गया -0.9, कितना है -0.9। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को जो माइनस करोगे जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करना, फ्रैक्शनल पार्ट की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो ये आपको कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा। तो इसकी और उसकी मैं बता देता हूँ आपको, बाकी इसकी आप प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसकी कौन सी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं इसकी। लिमिट x टेंड्स टू, ये लेफ्ट हैंड लिख रहे हैं 2 1 - h/2, 1 - h/2 का आंसर आएगा 1। ठीक है, ये चेक कर लेना आप। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में ही आ गया होगा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ भी ऐड करते हैं, तो किसकी रहती है, जो पहले वाला पार्ट है उसी का फ्रैक्शनल पार्ट लिख लेते हैं, यानी 1 का फ्रैक्शनल पार्ट लिख देंगे। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। एक की लिमिट आ रही है 1, एक की लिमिट आ रही है 0, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सब चीजें आप लोगों को बट अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट मुश्किल होता है,
फ्रैक्शनल पार्ट आपका मुश्किल होता है, बट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इजी होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का आपको कमांड करनी पड़ेगी। ये 11th का टॉपिक है, आप लोगों ने कितना उसमें प्रैक्टिस की है ये डिपेंड करेगा। ये वाली लिमिट देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो इस तरीके की लिमिट आ गई आपको। तो सिंपल क्या करना है, आपको इसमें से फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये लिमिट मैंने पहले भी कराई हुई है, एक्सटेंड्स टू 1। ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे नीचे। फैक्टर बनाओगे तो क्या फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा x माइनस 1 और एक बनेगा 2x माइनस 5। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, ये आपका बचा 1 अपॉन में 2x माइनस 5। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 अपॉन में 2x माइनस 5। अब आपको पता है, क्या पता है कि इसमें 1 डालने पर क्या हो रहा है, आंसर आ जा रहा है, तो आप इसकी लिमिट निकाल लो। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। लिमिट 1 लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन में 2 माइनस 5 माइनस 1/3। तो इसका आंसर है -1/3। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब हम निकालेंगे, जब कभी मोर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये सब दिया होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। ये वाला देखो, अब इसकी लिमिट पूछ रहा है x टेंड्स टू 0, बहुत इजी है, x स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर आपने क्या लिया, एलसीएम ले लिया ऊपर, तो एलसीएम क्या बना, x प्लस 3, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो x माइनस 3 इधर आएगा, प्लस x प्लस 3, और नीचे क्या आएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। अब ये बात तो आपको पता है, ये क्या बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9, यस और नो, यस सर। ए प्लस बी या माइनस बी, ये तो कैंसल आउट हो गया। तो सिंपल लिमिट आपकी क्या रहेगी, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस एक्स प्लस 3। तो 2x आएगा इसका आंसर, यस और नो पर। ये 2 हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0 2x। ठीक है, तो यहाँ पर 2x रखा हमने और क्या आ गया आंसर, रख दो 0, रख दो इसमें। तो जब 0 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 0 बोली है, क्या बोली है उसने, हाँ 0 बोली है, तो 0 बोली, लिमिट x टेंड्स टू 0 बोली है। तो ये 0 रख दिया आपने, आंसर क्या है 0। आंसर क्या है इसका थर्ड। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट होता है, समझ में ही नहीं आता कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, मैं थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें रैशनलाइजेशन होगी बट 2 बारी। सिंपल सा बात है, आप इसमें अगर 1 रख के देखोगे, 1 रख के देखोगे तो ये क्या बन रहा है आपका, ये बन गया 7 प्लस 2 यानी 9, और 9 का अंडर रूट होता है 3, 3 माइनस 3, ऊपर 0 बन रहा है। नीचे देखो 1 रखोगे तो 5 माइनस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, और ये क्या बना आपका, ये बना आपका 1 रखा तो अंडर रूट 4 2, ये 0/0 फॉर्मेट। जब 0/0 फॉर्मेट होता है तो क्या करते हैं, तो फैक्टराइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, जो बताया था वो करेंगे। तो इस पर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर और नीचे, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस इसके पॉजिटिव वाले को यानी इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो अंडर रूट 5x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 6x माइनस 2, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस इसी बी। चीज को, हाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ। जब आप इस चीज को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे, किस चीज को, इस ये तो आपको नेगेटिव में दिया हुआ है, इसके पॉजिटिव वाले को मैंने ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो सिंपल फॉर्मूला आपका, तो लिख दो यहाँ पर। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख दो यहाँ पे, सिंपल लिख दो, क्या आएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट कट जाएगा 5x माइनस 1, और 6x हाँ, और इसका क्या आएगा 6x माइनस 2। 6x माइनस 2,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर किया तो ए का स्क्वायर किया, ये यहाँ पर ए है, ठीक है, ये पूरा ए है। और एक मिनट रुको, ए माइनस बी और यहाँ पर ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ए, यहाँ पे ध्यान रखो ये चीज ए है आपकी, ये कितनी आई 5x माइनस 2, x माइनस 3 आ रहा टोटल। इसका स्क्वायर किया आपने, वेरी गुड, x माइनस 3। अरे भाई इसका स्क्वायर किया आपने अंडर रूट और इसका स्क्वायर किया आपने, ए स्क्वायर हो गया। मैं इसी में लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा, अंडर रूट 6x माइनस 2, इसका स्क्वायर किया आपने, यही हुआ ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ऐसा ना यही हुआ। ये सर ये अंडर रूट से स्क्वायर तो कट गया ना आपका, तो बचा क्या, जो बच गया उसको लिख लेते हैं हम सीधे सीधे, अंडर रूट वाला हटा दो, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। ब्रैकेट खोलो, ये बना 5x माइनस 2 माइनस 6x प्लस 2 माइनस 1 है वो, क्या माइनस 1 है x के साथ, कहाँ पर, यहाँ पर तो माइनस 1 है। अच्छा अच्छा, क्या बना इसका आंसर, 5x माइनस 6x कितना होगा, माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 1, तो 1 माइनस एक्स आएगा इसका, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। तो सीधा यहाँ पे लिख दो 1 माइनस एक्स, इसको पूरे को काट के 1 माइनस एक्स लिख देते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, नीचे आ गया 1 माइनस एक्स, ऊपर बच गया ये। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में भैया, एक बार तो आपने उससे रैशनलाइज कर ही लिया, आप किससे रैशनलाइज करोगे, किससे रैशनलाइज, किससे मल्टीप्लाई करूं, ये बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, दोबारा तो इस चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। रूट 7x प्लस 2 प्लस 3 से। वेरी गुड, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, यानी ये माइनस में इसके प्लस वाले से, अंडर रूट 7x प्लस 2 प्लस 3 और यहाँ पर अंडर रूट 7x प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या बन जाएगा। अब इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहीं पर लिख देता हूँ, ए माइनस बी, ये चीज हो गई ए माइनस बी, और ये चीज क्या हो गई आपकी ए प्लस बी, है ना। तो ये इन दोनों को लिख लो, इसको तो एज इट इज अलग उतार लो, ये यहाँ पर हो गया अंडर रूट 5x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 6x माइनस 2, इसको तो अलग लिख लो, और यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बना 7x प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ऐसा और ना, माइनस 9, और नीचे एज इट इज ये लिख दो 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 7x प्लस 2 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप देखो हो गया, ये इसमें दो बारी बस जस्ट रैशनलाइजेशन हो रही है, इसलिए थोड़ा ये लंबा लग रहा होगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब कर दो इसको, रैशनलाइज कर दिया, ऊपर क्या बनाइए 7x प्लस 2 माइनस 9 करोगे तो 7x प्लस 2 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा, देखो कट रहा है वो 7x माइनस 7, क्या इसी में एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगा, ध्यान रखना, तो इसलिए स्टेप्स का ध्यान रखो आप बस। 1 माइनस एक्स और क्या था इसके साथ में अंडर रूट 7x प्लस 2 प्लस 3, 7x प्लस 2 प्लस 3 ये था, और ऊपर जो था उसको तो छोड़ ही दो, 5 उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, अंडर रूट क्या था 5x माइनस 1 अंडर रूट 5x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 6x माइनस 2, इसको नहीं छेड़ो। अब ये इसको ध्यान से देखो 7x माइनस 7, अगर इसको मुझे 1 माइनस एक्स बनाना है तो क्या कॉमन ले लूंगा मैं, इसमें से माइनस 7 कॉमन ले लो,
तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये 1 माइनस, या अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा 7x माइनस 7, तो पहले -7 लिख लो प्लस 7x लिख लो। तो क्या कॉमन निकालूंगा मैं, पहले तो 7 कॉमन निकालो, इसमें से 7 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, -1 प्लस एक्स, यही बचेगा। अब माइनस बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा -7 अपॉन में, अपॉन नहीं सॉरी 1 माइनस एक्स। यस और नो, मल्टीप्लाई करके देख लो, -7 इंटू 1 -7, -7 इंटू एक्स प्लस 7x, वही चीज है। तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि फायदा हो जाएगा ना, कट जाएगा 1 माइनस एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसकी जगह पे लिख देते हैं हम, क्या लिख देंगे, जो हमने कॉमन निकाला वो लिख देते हैं, -7 -7 1 माइनस एक्स। ये कट गया आपका, हो गया क्वेश्चन, ये यहाँ से ये कट गया, आंसर क्या बचा आपका -7। ठीक है, अब इसको भी चलो मिटाई देते हैं, इसी में कर देते हैं, नहीं तो बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होगा। सीधा यहाँ पे -7 लिख देते हैं, वो तो कट ही गया ना, कट ही गया -7। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ। अब तो आपको 1 दिया हुआ है ना, 1 दिया हुआ है, उसको रख दो वैल्यू। इससे ज्यादा तो आप और कुछ कर भी नहीं सकते, इससे ज्यादा तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, यही बचा है मेरे पास। अब इससे ज्यादा रैशनलाइज तो कर नहीं सकते ना, कर लिया जितना पॉसिबल था रैशनलाइजेशन। अब सीधा इसमें लिमिट डाल दो, कितनी दी हुई थी लिमिट वो डाल देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू कितनी थी 1 ना, x टेंड्स टू 1 देख लेते हैं बड़ी, हाँ x टेंड्स टू 1 थी, बस रख दो वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा -7, ये कितना हो गया 5 माइनस 4 का अंडर रूट, 5 माइनस 1 दैट इज √4, √4 क्या होता है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस ये कितना आया, ये 2 आया, ये भी 2 आ नीचे क्या आ गया। रहा है, नीचे बता दो फटाफट, नीचे 3 प्लस 3, है 9 √9, 3 प्लस 3 यानी 6, 3 प्लस 3, ये आंसर कितना आया -7 इंटू 4 अपॉन में 6 दैट इज 2/3। आंसर कितना आया -14/3। 3। आंसर ऑप्शन में जरूर होगा -14/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 समझ में आया, किस क्वेश्चन में Yes, कितनी रैशनलाइजेशन करनी है, किस क्वेश्चन में कितनी नहीं करनी। अब पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, वो वाला बाद में कराता हूँ, पहले ये देखो cos 4x माइनस cos x। अब ये भी 11th क्लास में आप सबको फॉर्मूला याद होगा, क्या फॉर्मूला लगाते थे, क्या फॉर्मूला लगाते थे, सीधा बताओ, सीधा बताओ क्या फॉर्मूला लगाते थे माइनस वाले में, किसको याद है किसको नहीं याद बताओ, क्या लगाते थे सीधा, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला याद है नहीं है, किसी को भी याद नहीं है। 2 sin क्या लिखते थे, क्या लिखते थे भाई, 2 sin 4x प्लस x यानी 5x अपॉन में 2, फिर लिखते थे साइन, क्या लिखते थे 4x माइनस नहीं x माइनस y माइनस x लिखते थे, यानी x माइनस 4x यानी -3x/2। ठीक है, एक इसका आगे माइनस साइन लगाते थे, वो वाला फॉर्मूला भी था, दोनों फॉर्मूलों से कर सकते हो। एक ये फॉर्मूला होता था, एक इसका सीधा फॉर्मूला होता था। यहाँ पे -2 लिख दो, फिर क्या लिखते थे 4x प्लस x अपॉन में 2, 4x माइनस x अपॉन में 2 यानी 3x/2। कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है आपको x², क्या दिया हुआ है x², अब x² को अलग अलग लिख लो। अब क्या करेंगे, आपको एक चीज पता है, पिछली क्लास में मैंने बताई थी कि sin x अपॉन में अगर x दिख जाए आपको लिमिट में, तो उसकी जगह पे हम सीधा क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। यस और नो, बताया था। यस सर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है sin 5x/2, अगर नीचे भी मेरा 5x/2 होता तो मेरे को दिक्कत नहीं होती,
तो 5/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे डिवाइड कर दो 5/2 से, और यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से। यहाँ पर 3/2 है तो यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखो ये क्या बना, -2 को बाहर रखो, ये बना साइन 5x/2 अपॉन में 5x/2 इंटू साइन 3x/2 अपॉन में 3x/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2। अब ये चीज तो 1 होती है, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। अगर साइन के साथ जो चीज दी हुई है वही उसके डिनोमिनेटर में भी है तो ये चीज पूरी क्या बन जाती है 1, ये चीज भी पूरी क्या बन गई 1। आंसर कितना आया, आंसर कितना आया बता दो, आंसर कितना है -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5/2 इंटू 3/2, यानी ये तो कट गया आपका। आंसर कितना आया -15/2, -15/2 आएगा, -15/2, -15/2, ठीक है। आंसर कितना है -15/2। समझ में आया है कुछ, ये क्वेश्चन समझ में आया? सीधा ये इस पे फॉर्मूला लगा दिया, 11th क्लास में आप पढ़ते थे, -2 साइन 4x प्लस x अपॉन में 2 साइन 4x माइनस x अपॉन में 2, इसका फॉर्मूला लगा। अब आपको ये चीज पता है कि अगर किसी भी चीज की लिमिट निकाल रहे हैं और वो इस फॉर्मेट में साइन x अपॉन में x के फॉर्मेट में, तो इसका आंसर 1 आता है। तो अब ये बन तो नहीं रहा, तो इसमें हमने 5/2 मल्टीप्लाई कर दिया और 3/2 इसके लिए 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके बन गए, 1 हो गया और आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले जिफ वाला देखो, एक जिफ वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में भी कई बच्चों को डाउट होता है, सही आंसर नहीं देते। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको वेयर ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आंसर पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है सर, हमें तो cos x का ग्राफ पता है। कैसा बनता है cos x का ग्राफ, ऐसा सा बनता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। बना देते हैं, चलो इधर ऐसे से ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 पे क्या होती है, cos 0 पे 1 होती है वैल्यू, क्या होती है 1 होती है वैल्यू। तो अगर मैंने आपको बताया, अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा हो लिमिट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हम लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकालेंगे और दोनों के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको सिंपल सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यही ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं अब इसको लिख दूं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा cos 0 माइनस h, और cos 0 माइनस h कितना होता है सर, cos 0 माइनस h तो cos माइनस h होता है, और cos में माइनस x, cos माइनस h cos h के ही बराबर होता है। ये तो आप सबको पता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव अगर है तो वो भी पॉजिटिव ही होता है। cos माइनस h क्या होता है, cos h के बराबर ही होता है। तो ये कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स, ये कितना है आपका cos h, cos h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप कई बच्चों को यहाँ पर गलती होती है, यहाँ पर वो सारा खेल खराब कर देते हैं। क्या करते हैं मैं बताता हूँ। अब ये यहाँ पे क्या रखेंगे, वो cos 0 की वैल्यू, फिर वो बोल देंगे कॉट इनवर्स हो गया यहाँ पर 1, और गलत आंसर निकाल देंगे, ये गलत है। ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं लिमिट की, पहले तो लिमिट के बारे में जानो। लिमिट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन। तो ये cos 0 है, cos 0, cos 0 का क्या मतलब है, एग्जैक्टली 0 की बात कर रहा है, नहीं, बोल रहा है cos की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम,
यानी कॉस की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम। कॉस 0 एग्जैक्टली 0 नहीं रखना। हम कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है? 0 से थोड़ा कम, यानी 0 की तरफ जा रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी 0 से थोड़ा सा कम, यानी नेगेटिव। थोड़ा आपको क्या रखना है? 0 नहीं रखना, 0 से थोड़ा कम लिखना है। अब जरा इसका कॉस का ग्राफ देखो। जब कभी आप 0 से बच्चों कुछ वैल्यू रखते हो कॉस 0 से कम, कॉस 0 पे तो एग्जैक्टली 1 होता है, यस और नो? अगर आप मैं बोलूं कॉस 0 से कुछ कम रख रहे हैं सर, कॉस 0 से कम रखोगे तो आंसर भी 1 नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या मिलेगा? सर कॉस 0 से कुछ भी कम लिखोगे तो 1 से कम मिलेगा, यानी 1 से कम मतलब 0.999 ऐसे कुछ मिल जाए। ठीक है, तो एक अब इसमें आपको अपना ना सब सिर्फ लॉजिक लगाना है। तो अगर मुझे 0.cos0 रखने पर, cos 0 नहीं रख रहा हूँ, cos 0 से समथिंग कुछ छोटा रख रहा हूँ, तो cos 0 पे रखने पर आंसर भी मुझे cos 0 से अगर मैं कुछ भी छोटा रखता हूँ, मतलब जो 0 की तरफ जा रहा है, तो आंसर भी मुझे 0 पे 1 मिलता है। 0 से कम रखूंगा तो कुछ भी आंसर भी 1 से कम मिलेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? अगर मैं यहाँ पे cos 0 रखूं तो सर cos 0 का जो आंसर मिलेगा वो आपको 1 से कम मिलेगा। 0 पॉइंट हो सकता है 9, या आपको खुद दिमाग लगाना है। आंसर क्या मिलेगा? कम मिलेगा, 1 तो नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? 1 तो नहीं मिलेगा, 1 तो एग्जैक्ट 0 पे मिलता है ना, बट ये चीज एग्जैक्ट 0 थोड़ी ना है। ये क्या कहती है? लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ, मतलब 0 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे है 0 के, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आंसर भी आपको क्या मिल रहा है? अगर देखो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे वैल्यू, इनपुट रखोगे, तो आंसर 1 से कम मिलेगा। अगर आंसर 1 से कम है, ठीक है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सपोज 0.9999 आंसर होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.999999 क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं? cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 नहीं होगी। चार्ट देखोगे तो 1 मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट की बात कर रहे हैं। x टेंड्स टू 0, इनवर्स क्या आ जाएगा आपका? 0 नहीं आएगा। क्या आएगा बताओ? सॉरी 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। क्यों आया 0? ये समझ में आ गया सबको? दोबारा यस सर। cos 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। बट किस पे 1 होता है? एग्जैक्ट 0 पे 1 होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं 0 की तरफ जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से। अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड के 0 पे है, तो देखो मैं इस वैल्यू पे बात करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ना, इस पे आंसर क्या आ रहा है? सर इस पे तो ये वाला पॉइंट आंसर आ रहा है। ये क्या है? ये 1 से कम है, तो आंसर वो क्या आ रहा है? ये 1 से कम आ रहा है। यहाँ पर है सर 0 के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, तो आंसर क्या आ रहा है? 1 से कम आ रहा है। 1 तो 0 पे ही आएगा, तो 0 से कम पे देख रहे हो क्या आ रहा है आंसर? 1 से क्या आ रहा है आपका? 1 से कम आ रहा है। अगर ये वैल्यू जो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है ये 1 से कम है, 1 से कम है, मान लो 0.99999 ही, तो इसका आंसर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9999 0 होता है। तो ये कितना हो गया? 0। कॉट 0, कॉट इनवर्स 0। कॉट 0 कितने पे होता है बताओ? 5/2 पे। यस सर। बस आंसर आ गया। आंसर नहीं आया आपके अभी? 5/2 आ गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो फटाफट, बहुत इजी है। ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी कोई क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें। फंक्शन, फंक्शन क्या दिया हुआ आपको? लिख लो सीधा, चलो ध्यान रखना आपको। कॉट इनवर्स cos x। अब इसमें क्या पुट करोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 की तरफ जा रही है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से। कॉट इनवर्स cos 0 प्लस एच। 0 प्लस एच होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस भी पॉजिटिव होता है। कॉट इनवर्स कॉस एच हो गया ये, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। कॉस एच मतलब वैल्यू 0 से 0 की तरफ आ रही है, बट कहाँ से आ रही है वैल्यू 0 की तरफ? राइट हैंड साइड से आ रही है सर। कहाँ से आ रही है? राइट हैंड साइड से। तो वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी। अब आप ग्राफ्स अगर आपको पता है
तो ये देखो ये ग्राफ है, अगर वैल्यू 0 से 0 पे 1 होती है, अगर वैल्यू 0 से कुछ बड़ी भी है तो किसके भी अंदर आएगी, वो 1 से कम आएगी, यस और नो, 1 से कम आएगी। ये ग्राफ है आपका, ठीक है, एग्जैक्टली 0 पे ये 1 होता है। बट अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये वैल्यू आपकी 0 की तरफ आ रही है राइट हैंड साइड से, कोई भी वैल्यू उठा लो, ये देखो ये वैल्यू उठा लो, आउटपुट क्या आ रहा है 1 से कम, ये वैल्यू उठा लो, आउटपुट क्या है 1 से कम, ये वैल्यू उठा लो, आउटपुट क्या है 1 से कम, ये वैल्यू उठा लो, आउटपुट क्या है 1 से कम। हर वैल्यू का आउटपुट क्या आएगा आपका 1 से कम आएगा, ठीक है। ये थोड़ा बना वैसा है, ये थोड़ा इसको वैसे बना देते हैं, थोड़ा स्टीप बनता है ऐसे, ठीक है। मतलब आप इतनी बात समझो कि 0 पे ही 1 आता है, 0 से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो भी आंसर 1 से कम आएगा, 0 से अगर राइट हैंड साइड पे देखोगे तो भी आंसर 1 तो नहीं आएगा। तो cos h, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैल्यू रखो भैया थोड़ी 0 से ज्यादा, अगर 0 से ज्यादा भी वैल्यू रखते हो तो आंसर क्या आएगा आपका, अगर आप निकालने जाओगे तो आंसर क्या आएगा, 1 से कम आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 0 पॉइंट मैं मान लेता हूँ 0.0009 आ जाएगा आंसर। और 0.0009 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉट इनवर्स, जब 0 से मैं राइट साइड पे कोई भी वैल्यू रखूंगा तो आंसर मेरा आएगा 1 से कम, 1 से कम आंसर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है। 1 से कम कोई भी वैल्यू रखोगे आप, 1 से अगर आप कोई भी कम वैल्यू रखते हो, भले ही 0.99999999, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 ही होता है, वो लेफ्ट पे फेंक देता है उसको। तो यहाँ पे अगर आप रखते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, बताओ वैल्यू क्या आएगी, RHL की बात करोगे तो I/2 क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू 0.999 समथिंग मान लेते तो 0 होगी। आया ये वाला समझ में, π/2, तो आंसर क्या है इसका, π/2, ठीक है, समझ में आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता ना बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता तो आंसर क्या होता, फिर π/4। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता यहाँ पे तो क्या होता है, ये कॉट इनवर्स, दूसरे कलर से लिखता हूँ ध्यान से देखो, क्या होता है ये कॉट इनवर्स इनटू कॉज एच। अब बोल रहा है कॉज एच, पॉजिटिव वैल्यू क्या है 0 से ज्यादा रखने, 0 से ज्यादा रखने पर आपका क्या आ रहा है आंसर, 0 से ज्यादा वैल्यू रखने पर क्या आ रहा है सर, अगर 0 से ज्यादा रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा आंसर सर, 1 नहीं आएगा, 0 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा ना, भले ही 0.999 आएगा, बट इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं लगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसको एग्जैक्टली क्या मानते फिर हम, cos 0 मान लेते हैं, और cos 0 क्या होता है, cos 0 तो 1 होता है, ये क्या हो जाता है फिर, ये हो जाता है cot π/4, और ये क्या हो जाता है cot इनवर्स, ठीक है। आंसर क्या आ जाता है π/4, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगने से सारा खेल खत्म हो गया। हाँ बोलो बोलो, पूछो पूछो। तो जब आप RHL निकालते या LHL निकालते तो cos 0 रखते, तो हम फिर जब निकालते हैं उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा तो सतर्क हो जाना है, नहीं लगा होता तो हम मान लेते भैया 0 है, 0 के आसपास मतलब 0 है, 0 के आसपास मतलब 0 मान लेते हैं, और 0 पे तो आपको पता है cos 0 1 होता है, 1 लिख देते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगने की वजह से सारा सब कुछ खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने फंक्शन लगा दिया तो अगर मेरा आंसर
999 है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, उसका आंसर भी क्या होगा, 0। देखो 0 होगा। और अगर मेरा आंसर क्या है 0.00 या 11111 है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है ये बात, यस और नो? यस सर। तो क्या हो रहा था इसके, जब आप 0 रख रहे हो तो आउटपुट की बात कर रहे हैं ना हम, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। और जब आप यहाँ से बात करें तो भी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अब इसमें दोनों दिया हुआ है, ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक बात है, क्या बात है, कि आपको LHL और RHL दोनों निकालनी पड़ेगी। अब ये वाला देखो, इसमें LHL निकालते हैं पहले। अब सीधा लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख दूं यहाँ पे, बताओ। x अंडर, ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 दिया हुआ है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बताओ बताओ बताओ। फंक्शन में सर आप डाल दो 3 + h, ऐसा और नो? ये कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 + h -3 और अपॉन में 3 + h, यही हो गया, यस और नो? ये हमने क्या किसकी लिख दी, गलत लिख दी, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दी हमने। ये क्या ये क्या होनी चाहिए थी आपकी, राइट हैंड लिमिट, यस और नो? यस सर। उसमें हमसे पूछी राइट हैंड लिमिट है, इवैल्यूएट द यूजिंग, और इसमें प्लस दिया हुआ है, और तो पूछी हमसे राइट हैंड लिमिट ही, तो राइट हैंड लिमिट निकाल दो, बताओ राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 3 + h होगी, यहाँ पे 3 ऊपर प्लस लिखा हुआ, राइट हैंड लिमिट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, RHL LHL यूज करके बताना है, 3 पॉजिटिव वाला पूछ रहा था, 3+, तो बस निकाल दो, हो गया। बताओ, अब एक बात बताओ, h क्या है, सर h टेंड्स टू 0 है, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, यानी h की वैल्यू क्या है, 0 से थोड़ी बड़ी है, 0 से थोड़ी बड़ी है। अगर 0 से थोड़ी बड़ी है तो हो सकता है पॉइंट क्या होगी, हो सकता है सर 0 से बड़ी है तो 0.99999, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका LHL भी निकाल के देखेंगे। तो सर 3 + h का मतलब h की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो ये होगी मान लो 0.99999 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, 3.9999999। तो अगर इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो क्या आएगा सर, ऊपर 3 आएगा, -3, और नीचे तो 3 और 3 कट गया h, ये कितना हो गया 0/h, जो कि 0 होता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में देखना ये चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने को नहीं बोला, बट ध्यान से देखो, f3 - h, f3 - h, तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 - h, -3 -h, नीचे तो -h बच गया, ऊपर कोई बताना चाहेगा क्या बचेगा, ऊपर कोई बताना चाहेगा क्या बचेगा, ऊपर कोई बताना चाहेगा क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा बताओ। ऊपर भी बच्चों 0 बचेगा, क्यों बचेगा 0, ध्यान से समझो, क्या दिया हुआ है, 3 - h, h क्या है इस बारी, h सर 0 से कुछ वैल्यू कम है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, 0 से कुछ कम, 0 से कम चीज पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, सर नेगेटिव होती है, 0 तो नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव में मतलब बोले तो हो सकता है -0.9999999, तो वो क्या दिया हुआ है आपको, 3 - h और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये -0.99 मान लो इसको, इसको
तो ये कितना होगा -3, 3 माइनस -0.99 मान लो। ये आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट ये आप लोगों को खुद पता होना चाहिए, ये ऐसे करना नहीं है कहीं पे। ये कितना हो गया 3 + 0.999 यानी 3.999। तो इसका कितना आया, इसका आंसर आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3। तो ये कितना बचा ऊपर 3 - 3 यानी 0 - h, और ये कितना आ गया आपका 0। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 0 ना देके 1 दिया होता ना तो क्वेश्चन बदल जाता। तो ध्यान से देखो क्या होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में h टेंड्स अगर दिया होता, लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया होता तो चीजें अलग बदल जाती, ठीक है। क्लियर है, तो आपका अलग आंसर होता। क्वेश्चन को ध्यान से समझने का है, क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से समझ लेने का है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको मॉड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको दोनों निकालने, ठीक है। ये यहाँ पर h क्या था और यहाँ पर h, यहाँ पर h पॉजिटिव था, यहाँ पर h नेगेटिव था। h खुद नेगेटिव है और उसके बाहर भी माइनस का साइन लगा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से लिमिट में था तो -0.99, यार ये माइनस बाहर भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया +0.99। अगर सब 0.999 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं आपको जो ध्यान रखनी है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब कॉन्टिन्यूटी जब हम स्टार्ट करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी में आपको एक बात तो गार्ड मान लो, लिमिट अच्छे से पता होनी चाहिए। तो लिमिट की जितनी भी स्लाइड्स है वो एक बार आप देख लो। अब कॉन्टिन्यूस कब होता है फंक्शन, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है। सर जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। और फंक्शन पे अगर मैं वैल्यू भी डालूं, फंक्शन पे मैं वैल्यू भी डालूं, तो वो वैल्यू भी अगर सेम आ जाए तो मैं बोलता हूँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो मैं बोलता हूँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। यानी LHL RHL बराबर हो तो लिमिट आ जाती है, और उसी फंक्शन पे अगर मैं वैल्यू भी डालूं तो बराबर आ जाए तो भी मैं बोलूंगा। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 x - 3, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ गई। अब जरा इसका फंक्शन निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। इसमें एग्जैक्टली उसने बोला था क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब मुझे 3 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं करना, सीधा इसमें 3 रख के देखना। तो 3 - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3। भैया इंटीजर में अगर दिया हो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे तो वो खुद ही होता है। यहाँ पे 3 - 3 हो गया, और ये कितना हो गया, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये 3 - 3 हो गया, ये तो 0/0 हो गया, और 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कभी भी अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो चुपचाप, भले ही ऊपर 0 हो 1 हो कुछ भी, वो क्या हो जाता है आपका अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका 3 रखने पर नॉट डिफाइंड हो गया। यहाँ पर LHL और RHL तो बराबर है, LHL और RHL तो आपके बराबर हैं, बट आपका फंक्शन बराबर नहीं, फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है, LHL RHL आपके 0 के बराबर आ रहे हैं। यानी अगर एग्जैक्ट 3 रखने पर आपका क्या हो जा रहा है, 3 रखने पर एग्जैक्ट क्या हो जा रहा है, आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जा रहा है अगर एग्जैक्ट रख लेते हो। और अगर आप 3 से छोटा या 3 से बड़ा कुछ रख लेते हो तो आउटपुट आपका फंक्शन कहाँ की तरफ देता है, वो 0 की तरफ देता है। आउटपुट कहाँ गई, मतलब 3 मत रखो, 3 से आप कम रखो या 3 से ज्यादा रखो तो आउटपुट आपका 0 आ जाएगा, बट एग्जैक्ट 3 रखने पे तो ये नॉट है। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। फंक्शन में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट कैसे निकालते हैं। तो लिमिट की एक बारी क्लास देख लो ना, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कॉन्टिन्यूस इस फंक्शन इसको चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे और हम सब
कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपको लिमिट अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार लिमिट पे देख लेना। ओके एवरीवन? ओके सर।